नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो है ये करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये जुलाई जो मंथ है 2024 का, उसके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए क्योंकि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं इस वीडियो में समझाया हूं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको कितनी सीख मिली है इस वीडियो से। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे बीपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, दरोगा हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 125 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 2024 ये किस देश में शुरू हुई? समर ओलंपिक्स 2024 तो ये अभी हाल ही में शुरू हुई है फ्रांस के पेरिस में। पहले का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस बार 117 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, जो कि 33वां ओलंपिक्स है। चूंकि ये पेरिस में हो रहा है इसीलिए इसको पेरिस ओलंपिक्स 2024 कहा जा रहा है। पिछली बार जापान के टोक्यो में हुआ था, इसीलिए पिछली बार के ओलंपिक्स को कहा जाता है टोक्यो ओलंपिक्स। तो उस बार सिल्वर मेडलिस्ट रही मीराबाई चानू एकमात्र इंडियन वेटलिफ्टर हैं जो कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई की हैं। तो इस बार टोटल 32 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे और 4 नए स्पोर्ट्स को इस बार ऐड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक है ब्रेकिंग, दूसरा स्केटबोर्डिंग, तीसरा है सर्फिंग और चौथा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये चारों को पेरिस ओलंपिक्स 2024 से स्टार्ट किया गया है। अगला समर ओलंपिक्स जो कि 2028 में खेला जाएगा, उसके लिए 5 नए गेम्स को ऐड किया गया है। तो वो 5 कौन कौन से हैं? एक है क्रिकेट सबसे फेमस, उसके अलावा स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोज और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। इन पांचों स्पोर्ट्स को समर ओलंपिक्स 2028 जो कि यूएसए के लॉस एंजलिस में होने वाला है, उसके लिए ऐड किया गया है। अब 2024 में जो हो रहा है उस पर वापस आ जाते हैं। 2024 ओलंपिक्स का जो स्लोगन है वो है गेम्स वाइड ओपन, और ये दोनों के लिए है, ओलंपिक गेम्स के लिए और पैरालंपिक गेम्स के लिए। पैरालंपिक जो दिव्यांग लोगों का ओलंपिक होता है उसको पैरालंपिक गेम्स कहते हैं, और ये 2024 में होगा, ये भी होगा। तो इन दोनों के लिए जो स्लोगन है वो यही है, गेम्स वाइड ओपन, और जो मोटो है वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। दूसरा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कुल कितने भारतीय एथलीट भाग लेंगे? तो चूंकि हम लोग पहले क्वेश्चन में इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो इस बार टोटल 117 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 में हुआ था वो अभी तक का लार्जेस्ट इंडियन कॉन्टिंजेंट था, जिसमें 121 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया के। और इस बार कितने कर रहे हैं? 117। इस बार हाईएस्ट कहां से कर रहे हैं? यूएसए से कर रहे हैं। 640 एथलीट्स वहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस बार जो इंडिया 117 एथलीट्स लेकर गई है, ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिंजेंट इस बार गई है, क्योंकि पिछली बार कितना था? 121, इस बार 117, इसीलिए दूसरा सबसे बड़ा है। इस बार जो गए 117 लोग, उसमें 70 जो हैं वो पुरुष हैं और 47 महिलाएं हैं। टोटल 69 इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट करेंगे 95 मेडल्स के लिए। अब एक बार देख लेते हैं कि समर ओलंपिक्स पिछली बार कहाँ हुआ था? टोक्यो जो कि जापान में, वहां हुआ था। और 2024 अभी कहाँ हो रहा है? ये फ्रांस के पेरिस में हो रहा है। अगला जो कि ऑलरेडी प्रस्तावित है 2028 में, ये यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा। और 2032 वाला भी ऑलरेडी प्रस्तावित है, ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी तक हम लोग समर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, अब आते हैं विंटर ओलंपिक्स पे। ये 2030 में इसको कौन होस्ट करेगा? अभी हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि 2030 का जो विंटर ओलंपिक्स होगा वो होस्ट करेंगे फ्रेंच एल्प्स, मतलब फ्रांस में ही होगा। तीसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब समर ओलंपिक्स, जिसको सिंपली ओलंपिक्स भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है विंटर ओलंपिक्स के मुकाबले में। क्योंकि अगर पिछली बार जो ओलंपिक्स हुआ था उसको अगर कंपेयर करके देखें तो पिछली बार जो 2020 का ओलंपिक्स था ये टोक्यो में हुआ था। हालांकि कोरोना के कारण 2021 में हुआ था, होने वाला 2020 में था। बट एनीवे, इसमें 206 देशों
के जो एथलीट्स थे वो पार्टिसिपेट किए थे। और अगर पिछली बार जो विंटर ओलंपिक्स हुआ था उससे कंपेयर करें तो विंटर ओलंपिक्स में सिर्फ 91 देशों के एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे और ये हुआ था चाइना में, और ये हुआ था 2022 में। अब जो दोनों ओलंपिक्स हैं, समर और विंटर, दोनों हर 4 साल पे होते हैं। और विंटर ओलंपिक्स में सिर्फ वही खेल होते हैं जो कि स्नो और आइस में जिसको खेला जा सके, जिसको प्रैक्टिस किया जा सके, क्योंकि आप नाम से भी समझ सकते हैं विंटर ओलंपिक्स। अब विंटर ओलंपिक्स 2022 ये कहाँ हुआ था? चाइना के बीजिंग में। 26 जो कि अगला होने वाला है ये होगा इटली में। और 2030 का जो भी हाल ही में अनाउंस हुआ है ये होगा फ्रेंच एल्प्स मतलब फ्रांस में। और 2034 वाला भी प्रस्तावित है, ये यूएसए के सॉल्ट लेक सिटी यूटा में होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं चौथा, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बेयरर। फ्लैग बेयरर इस तरीके से जो होते हैं वो फ्लैग को लेके आगे चलते हैं और पीछे पीछे पूरी कॉन्टिंजेंट आती है ओपनिंग सेरेमनी में। तो ये कौन थे? तो ये 2 लोग थे, एक पीवी सिंधु और एक शरद कमल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चौथे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के शेफ डे मिशन कौन होंगे? तो ये हैं गगन नारंग। पांचवे का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शेफ डे मिशन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। इसमें क्या होता है, जो भी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके वेलफेयर का और उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उन सब का ध्यान रखना इस शेफ डे मिशन का काम होता है, जो कि इस बार है गगन नारंग। छठा देखते हैं, भारत की 2024 की ओलंपिक्स टीम के प्रधान प्रायोजक कौन सी कंपनी है? प्रिंसिपल स्पॉन्सर। तो ये है अडानी ग्रुप। छठा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक्स 2024 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है चाइना ने। सातवां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि पहला मेडल किसने जीता है तो वो कजाकिस्तान ने जीता, वो ब्रॉन्ज मेडल था। लेकिन यहाँ पे गोल्ड पूछा जा रहा है तो पहला गोल्ड मेडल चाइना ने जीता। सातवां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस बार टोटल 329 गोल्ड मेडल्स के लिए प्रतिस्पर्धा की जा रही है, जिसमें पहला जो गोल्ड मेडल है वो चाइनीज पेयर हुआंग यूतिंग और शेंग लिहाओ ने जीत लिया। और ये जीते हैं 10 मीटर के एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने ये प्रतियोगिता जीता है। आठवां देखते हैं, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वहां पे था कि पहला मेडल कौन जीता, अब यहाँ पे है कि पहला भारतीय किसने मेडल जीता है। तो वो जीता गया मनु भाकर के द्वारा। आठवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में। इंडिया की जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही अभी तक समर ओलंपिक्स में मतलब ओलंपिक्स में, वो था पिछले बार टोक्यो 2020 के ओलंपिक्स में, जब इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते थे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, तो ये बन गई हैं मनु भाकर। 9वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मनु भाकर दूसरी भारतीय महिला बनी हैं पीवी सिंधु के बाद जिन्होंने टोटल 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। ये जो पीवी सिंधु थी ये 2 अलग अलग ओलंपिक्स में जीती थी, लेकिन मनु भाकर दोनों मेडल्स इसी ओलंपिक में जीत गई। सबसे पहले इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता विमेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। उसके बाद ये दोबारा से एक ब्रॉन्ज मेडल अभी जीती हैं सरबजोत सिंह के साथ मिलकर, क्योंकि ये इवेंट था 10 मीटर पिस्टल का मिक्स टीम इवेंट था। इसमें इन्होंने साउथ कोरिया को हराया इस पेरिस ओलंपिक्स में। इस तरीके से 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं इस बार मनु भाकर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत से किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य दोबारा से चुना गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की दोबारा से ये मेंबर बनी हैं, तो ये हैं नीता अंबानी जी। 10वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्विट्जरलैंड के लॉसेन में। अब अगर बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं पीटी उषा जी। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, टेनिस स्टार एंडी मरे ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? एंडी मरे ये हैं ब्रिटेन के खिलाड़ी। 11वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये पिछली बार मतलब ये 2 बार रह चुके हैं ओलंपिक के गोल्ड मेडल विनर, ये 2 बार रह चुके हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इन्होंने बोला है कि पेरिस 2024 जो ओलंपिक्स हो रहा है ये इनका लास्ट एवर टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है। आगे देखते हैं 12वां,
रोहन बोपन्ना ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित है? तो ये भी है टेनिस से संबंधित है। 12वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां देखते हैं। PR श्रीजेश नाम के एक भारतीय खिलाड़ी ने अभी हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित है? PR श्रीजेश ये संबंधित है हॉकी से। 13वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं PR श्रीजेश। ये केरला से आते हैं। इन्होंने भी अनाउंस किया है कि पेरिस ओलंपिक्स, जो कि इनका चौथा ओलंपिक्स होगा, उसके बाद ये रिटायर कर जाएंगे। ये कैप्टन थे जब रियो ओलंपिक्स जब 2016 में हुआ था, उस समय ये टीम के कैप्टन थे, हॉकी टीम के, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। और उसके बाद जब 2020 का ओलंपिक्स हुआ, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें ये कैप्टन तो नहीं थे, लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल इंडिया जीती थी, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाया था। और ये अब तक इंडिया को 328 मैचों में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनको मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है, ये इनको 2021 में मिला, और पद्मश्री इनको 2017 में ऑलरेडी मिल चुका है। 14वां देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दूसरे बने हैं अभिनव बिंद्रा जी। 14वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक ऑर्डर जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हाईएस्ट अवार्ड जो है, वो यही है, ओलंपिक ऑर्डर है। अब अगर दूसरे जो रेसिपिएंट्स की बात करें तो एक इंदिरा गांधी जी हैं और दूसरे नेल्सन मंडेला जी हैं। अभिनव बिंद्रा कौन है भाई? इनको क्यों अवार्ड दिया गया है? तो इसलिए क्योंकि ये इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मतलब अकेले अगर कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं इंडिया से, तो वो सबसे पहले थे इंडिविजुअली जीतने वाले। किस में जीते थे ये मेंस के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीते थे, और ये 2008 में जीते थे जब हुआ था ओलंपिक। कहाँ हुआ था? चाइना के बीजिंग में हुआ था, इसीलिए इसको बीजिंग गेम्स कहा गया। 15वां देखते हैं। एशियन पैरालंपिक कमेटी की दक्षिण एशिया प्रतिनिधि कौन बनी है? तो ये बनी है दीपा मलिक। 15वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट इंडियन वीमेन थी जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में इन्होंने मेडल जीता था। इसके अलावा अगर बात करें देवेंद्र झझरिया का, तो ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, और ये 2 बार ये पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट ये बन चुके हैं, और ये सक्सीड किए हैं दीपा मलिक को। मतलब इनके पहले दीपा मलिक थी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट थी, लेकिन अभी ये बन गई हैं कहाँ की? दक्षिण एशिया की प्रतिनिधि बन गई हैं एशियन पैरालंपिक कमेटी में। आगे देखते हैं 16वां। USA के अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो लिएंडर पेस को प्लेयर कैटेगरी में शामिल किया गया है और विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में शामिल किया गया है। इनके अलावा उसी इवेंट में एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश जर्नलिस्ट रिचर्ड एवंस, इनको भी ब्रिटिश हॉल ऑफ फेम में, माफ़ कीजिएगा, USA के हॉल ऑफ फेम में, अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में इनको भी शामिल किया गया, रिचर्ड एवंस को। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। हाल ही में भूस्खलन से किस भारतीय राज्य में 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है? लैंडस्लाइड से। तो ये राज्य है केरला, जहाँ पे 150 से ज़्यादा लोगों की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, दुखद आंकड़ा और बढ़ सकता है, बट होप कि ऐसा ना हो। आगे देखते हैं 18वां। हमास के नेता कौन थे जिनकी अभी हाल ही में हत्या हो गई है? हमास के नेता को अभी असैसिनेट किया गया है, तो ये कौन थे? ये थे इस्माइल हानिया। 18वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये टॉप हमास लीडर थे इस्माइल हानिया, और ये इनके एक बॉडीगार्ड के साथ इनकी मृत्यु हो गई है, और इनकी मृत्यु हुई है, असैसिनेट किए गए हैं ईरान की राजधानी तेहरान में। वहाँ ये क्यों गए हुए थे? क्योंकि ईरान के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मसूद पज़ेश्कियान। इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी था, मतलब शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ शामिल होने ये गए थे, और उन पे अटैक किया गया और इनकी मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि ये अटैक इजराइल ने करवाया। आगे देखते हैं इसमें जो डेवलपमेंट होता है। 19वां क्वेश्चन। जुलाई 2024 में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 82। 19वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। सिंगापुर जो है ये वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट होल्डर है, क्योंकि जिसके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है
वो 195 देशों में जा सकता है बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के। दूसरे नंबर पे रहा फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान, पांचों का पासपोर्ट, क्योंकि पांचों का पासपोर्ट जो है उसके होल्डर्स जो हैं वो 192 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। अब अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया का पासपोर्ट हम लोग बात कर चुके हैं, 82 नंबर पे रहा, 82वें नंबर पे इंडियन पासपोर्ट होल्डर 98 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। पिछली बार इंडिया का रैंक था 80, इस बार हो गया है 82, मतलब और पीछे गया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग है 100, मतलब 100वें नंबर पे है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे है। आगे देखते हैं 20वां। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किसने जीता? तो इस बार जीता गया श्रीलंका के द्वारा। 20वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये 9वां एडिशन था महिला एशिया कप का। 7 बार इंडिया जीती है, 1 बार बांग्लादेश और इस बार 1 बार श्रीलंका जीत गई। होस्ट कंट्री थी इस बार 2024 में श्रीलंका थी। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड और यूएई। श्रीलंका ने फाइनल में इंडिया को हराया 8 विकेटों से। प्लेयर ऑफ द मैच रही हर्षिता समारा विक्रमा और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही चमारी अट्टापट्टू, जो कि ओपनर बैट्समैन है श्रीलंका की। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर प्यार दीजिए, ये मेरे लिए अच्छा होगा। 21वां देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गौतम गंभीर जी को। 21वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सक्सीड करेंगे राहुल द्रविड़ को, जिनका टर्म खत्म हो गया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो यह है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 22वां देखते हैं। पुरुषों की एशिया कप क्रिकेट 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो देश है इंडिया। 2025 में पुरुष का जो एशिया कप क्रिकेट होगा वो इंडिया में होगा। 22वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया होस्ट करेगा 2025 का एडिशन, जो कि T20 फॉर्मेट में होगा, और बांग्लादेश होस्ट करेगा 2027 का एडिशन एशिया कप का, जो कि वनडे फॉर्मेट में होगा। और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, मतलब ACC के द्वारा। तो इंडिया जो है ये दूसरी बार होस्ट कर रहा है एशिया कप को 1990 के बाद। बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट दोनों ही हैं जय शाह। ACC का हेडक्वार्टर है UAE के दुबई में। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी जून 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ICC हर मंथ जो उस मंथ में बेटर खिलाड़ी होते हैं उनको अवार्ड देती है, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो जून मंथ के लिए किसको दिया गया? तो ये दिया गया जसप्रीत बुमराह को। इसके पीछे अगर जाएंगे, मई के लिए दिया गया गुडाकेश मोटी को। उसके पीछे जाएंगे, अप्रैल के लिए दिया गया था मोहम्मद वसीम को, और मार्च के लिए दिया गया था कमिंदू मेंडिस को। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। 24वां। निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी जून 2024 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई? सेम अवार्ड महिलाओं में भी दिया जाता है। तो जून के लिए चुनी गई थी स्मृति मांधना, तो ये चुनी गई थी जून के लिए। मई के लिए चुनी गई थी चमारी अट्टापट्टू। अप्रैल के लिए चुने गए थे हेले मैथ्यूज, और उसके पहले अगर जाएंगे मार्च के लिए चुनी गई थी माइया बुचियार। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। ICC मेंस T20 क्रिकेट के ऑलराउंडर लिस्ट को टॉप करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? तो ये बने हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर लिस्ट को टॉप करने वाले। 25वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, T20 क्रिकेट में ऑलराउंडर। आगे देखते हैं 26वां। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच कौन बना है? फुटबॉल टीम का, क्रिकेट में तो गौतम गंभीर बने, फुटबॉल टीम में बने हैं मानोलो मार्कज। 26वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले जो हेड कोच थे वो थे इगोर स्टाइमक, अब बन गए हैं मनोलो मार्कोस, जो कि स्पेन के हैं, और अभी वो ISL में FC गोवा के जो टीम है उसको ये हेड कोच वहाँ पे हैं। ये AIFF के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, और फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मेंस सिंगल टाइटल ये जीता गया कार्लोस अल्काराज के द्वारा। 27वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, अलग अलग टाइम पे होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो 2024 का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट था, और विंबलडन जिसको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी टेनिस टूर्नामेंट है
और इसको कहा जाता है मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट। और ये एकमात्र ऐसा मेजर टूर्नामेंट है टेनिस का जो कि आज भी घास पर खेला जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में जो पूछा गया था, विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता गया कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो कि स्पेन के हैं, और फ्रेंच ओपन में भी इन्होंने ही जीता था मेन सिंगल टाइटल जो कि स्पेन के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता गया था ज़ैनिक सिनर के द्वारा जो कि इटली के हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? विमेन सिंगल टाइटल ये जीता गया बारबोरा ज़्रेस्सिकोवा के द्वारा। 28वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो विंबलडन ओपन में विमेन सिंगल टाइटल जीता गया बारबोरा ज़्रेस्सिकोवा के द्वारा जो कि चेक रिपब्लिक के हैं। फ्रेंच ओपन में जीता गया था ईगा स्वेतक के द्वारा जो कि पोलैंड के हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल टाइटल जीता गया था आर्याना सबलेंका के द्वारा जो कि बेलारूस की हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 29वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट को पेश किया? तो वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। 29वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 का यूनियन बजट को पेश किया और ये पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं जो कि लगातार 7वीं बार इन्होंने बजट को पेश किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो है मोरारजी देसाई के नाम पे। इन्होंने 10 बार यूनियन बजट को पेश किया। और दूसरे नंबर पे हैं पी चिदम्बरम जी, इन्होंने 9 बार यूनियन बजट पेश किया था। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये है 6.5 से 7% ये रहने का अनुमान है। 30वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट किया जाता है बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है। अभी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है भारत सरकार के वो हैं वेंकट रमण अनंत नागेश्वरन। ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत सरकार के। आगे देखते हैं 31वां, हाल ही में पेश किया गया बजट 2024 का साइज क्या है? तो ये है 48.21 लाख करोड़। 31वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 32वां, बजट 2024 के अनुसार नए इनकम टैक्स सिस्टम में 3 से 7 लाख के आय पर टैक्स का दर क्या है? अलग अलग इनकम पे अलग अलग टैक्स का दर है। तो 3 से 7 लाख जो कमाते हैं उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 32वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। 3 लाख तक अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 में 10%, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20%, और अगर आप 15 से भी ज़्यादा कमाते हैं सालाना तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। 33वां देखते हैं, बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या रहने वाला है? तो ये रहने वाला है 4.9% जीडीपी का। 33वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 4.9% ऑफ जीडीपी रहने वाला है। हालांकि सरकार का एम है कि अगले साल मतलब 2025-26 में इसको घटाकर 4.5% ऑफ जीडीपी करना है। आगे देखते हैं 34वां, बजट 2024-25 में किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है? तो ये दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री को, रक्षा मंत्रालय को। 34वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35वां, बजट 2024-25 में किस कर को समाप्त कर दिया गया है? तो ये है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। 35वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब जब भी आप कोई स्टार्टअप मतलब शुरुआत करते हैं किसी स्टार्टअप का, तो अगर आपके पास कोई फंडिंग आता है, कोई अननोन पर्सन, कोई एंजल आपको फंड करता है, तो वहाँ पे आता है ये एंजल टैक्स। इससे क्या है, स्टार्टअप्स को ग्रो होने में काफ़ी समय लग जाता है, प्रॉब्लम होता है, फंडिंग नहीं मिलती है, इसीलिए इस टैक्स को खत्म कर दिया गया है, एंजल टैक्स को। 36वां देखते हैं, बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 40% से कितना कर दिया गया है? तो पहले जो विदेशी कंपनियां थी उन पर कॉरपोरेट टैक्स 40% लिया जाता था, अब इसको घटाकर 35% कर दिया गया है। 36वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 37वां, हाल ही में आए बजट 2024 में किस राज्य में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है बिहार में। 37वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको डेवलप किया जाएगा, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो है
उसी के तर्ज पे इसको डेवलप किया जाएगा। विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर गया में है और महाबोधि टेम्पल बोध गया में, ये दोनों ही बिहार में है। अब सरकार सपोर्ट करेगी इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, वर्ल्ड क्लास पिलग्रिम डेस्टिनेशन में इसको बनाने में सरकार सहयोग करेगी। अब विष्णुपद टेम्पल है क्या, तो ये वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट हिंदू श्राइन्स है जो कि फल्गु नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। और महाबोधि टेम्पल जो कि ऑलरेडी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी शुमार है। 38वां देखते हैं, बजट 2024-25 के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र में कितने इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक खोले जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में 100 इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक खोले जाएंगे बजट 2024-25 के अनुसार। 38वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 39वां देखते हैं, यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग होती है 46वां, वो कहाँ हुआ, ये हुआ इंडिया के नई दिल्ली में। 39वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां देखते हैं, हाल ही में मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है, ये मोईदाम, ये स्थित है असम में। 40वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको कल्चरल कैटेगरी में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा नेचुरल में भी शामिल किया जाता है, मिक्स्ड कैटेगरी में भी शामिल किया जाता है, लेकिन ये जो मोईदम है इसको कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब मोईदम है क्या, जो असम का मोईदम है वो है क्या, तो एक समय वहाँ पे ताई अहोम डायनेस्टी का वहाँ पे राज था 13वीं से 19वीं सेंचुरी में। तो उनका ये बरियल सिस्टम था, मतलब इस तरीके से दफनाया जाता था, माउंट बरियल सिस्टम, वही उसी को कहा जाता है मोईदाम। तो ये इंडिया में जो है ये 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और असम में ये तीसरा है। बाकी के दो कौन से असम के, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और एक है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को ही 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। सबसे ज़्यादा अगर दुनिया भर में कहीं है तो वह है इटली में। यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के 59 साइट्स हैं। दूसरे नंबर पे है चाइना जहाँ पे 57 साइट्स हैं। अब अगर बात करें इंडिया का तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इंडिया में ये 43वां था। अब अगर बात करें सबसे पहले कौन शामिल हुआ था इंडिया से, तो अजंता केव और एलोरा केव जो कि दोनों महाराष्ट्र में है। इसके अलावा ताजमहल जो कि आगरा में है, आगरा फोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये चारों जो हैं ये सबसे पहले इंडियन साइट्स थे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाले, और ये चारों ही शामिल हुए थे 1983 में। 41वां देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इन्होंने कर दिया है इन दोनों का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, मतलब रिपब्लिक मंडप कर दिया गया है किसका, दरबार हॉल का नाम कर दिया गया है, और अशोक मंडप कर दिया गया है अशोक हॉल का नाम। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा 41वां का। तो पहले और भी कुछ नाम बदले गए हैं, जैसे मुगल गार्डन का नाम कर दिया गया अमृत उद्यान और राजपथ का कर दिया गया कर्तव्य पथ। आगे देखते हैं 42वां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। इनके 100 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था। तो वैश्विक नेता ये सबसे बड़े बन गए हैं, जो कि एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो इन्हीं को किया जा रहा है नेताओं में, जो अभी करंट लीडर्स है उनमें। 43वां देखते हैं, स्पेस एक्स और एक्स इसके मुख्यालय को कैलिफोर्निया से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इसको कैलिफोर्निया से टेक्सास में स्थानांतरित कर दिया गया है। 43वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्पेस एक्स जो कि एक स्पेस एजेंसी है प्राइवेट, और एक्स जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। आप जानते हैं ट्विटर इसका पहले नाम था, अब इसका नाम बदल के एक्स कर दिया गया क्योंकि एलन मस्क ने इनको खरीद लिया था। आगे देखते हैं 44वां, हाल ही में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं बंद हो गई है। तो ये है कू। 44वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कू क्या है, ये इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ट्विटर के मुकाबले इसको खड़ा किया गया था, लेकिन अब फाइनली ये बंद हो रहा है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, केपी शर्मा ओली ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये अभी नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। 45वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सक्सीड करेंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड को, और केपी ओली जो है ये चेयरमैन हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के ये चेयरमैन है। 46वां देखते हैं, एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं क्रिस्टन मिशेल किए गए हैं। 46वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टन मिशेल जो है ये सक्सीड करेंगे काजा कल्लास को।
47वां, हाल ही में पॉल कगामे ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। 47वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रवांडा के प्रेसिडेंट जो है पॉल कगामे, ये री इलेक्ट किए गए हैं लगातार चौथे टर्म के लिए। रवांडा का कैपिटल है किगाली और रवांडा की करेंसी है रवांडन फ्रैंक। 48वां देखते हैं, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सर कियर स्टामर। 48वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले जो थे वो थे ऋषि सुनक, थे वहां के प्रधानमंत्री। अब लेबर पार्टी के लीडर जो हैं कियर स्टामर, ये बन गए हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डिक स्कूफ ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री। 49वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सक्सीड करेंगे मार्क रूटे को, क्योंकि मार्क रूटे अब बन गए हैं नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल। और मार्क रूटे सक्सीड करेंगे अभी के जो करंट सेक्रेटरी जनरल थे जेंस स्टोल्टनबर्ग, वो नॉर्वे के थे, उसको सक्सीड करेंगे मार्क रूटे। वही मार्क रूटे जो पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री थे, अब नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। 50वां क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं मसूद पज़ेश्कियान। 50वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मर जो ईरानियन प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में पिछले महीने उनके मृत्यु हो गई थी। तो अभी हाल ही में हम लोग 18वें क्वेश्चन में पहले बात कर चुके हैं, इस्माइल हानिया, इनको असैसिनेट किया गया, जो कि ईरान में थे। इन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, जो कि ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पज़ेश्कियान। इन्हीं के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए इस्माइल हानिया, जो कि हमास के लीडर हैं, वो शामिल होने के लिए ईरान गए थे। उसी के दौरान उनको असैसिनेट कर दिया गया। आरोप अभी इजराइल के ऊपर है, देखते हैं आगे फिर क्या होता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो है अयातुल्लाह अली खमेनी। कैपिटल है ईरान का तेहरान। ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मदुरो, ये बन गए हैं वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति। 51वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मसूद पज़ेश्कियान ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, ईरान के। पॉल कगामे ये रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनके अलावा अगर देखें, क्लॉडिया शिनबाम, ये मेक्सिको जो देश है वहाँ की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इनका लगातार तीसरा टर्म है निकोलस मदुरो का। और ये जो जगह है वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न कोस्ट पे है। ये जो देश है ये वहाँ पे सिचुएटेड है। कैपिटल है वेनेजुएला का कैराकास। करेंसी है वहाँ का वेनेजुएलन बोलीवर। और दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर्स, जिसका नाम है एंजल फॉल्स, ये कहीं और नहीं है बल्कि वेनेजुएला में ही है। यहाँ पे एक एल हटा दीजिएगा, एंजल फॉल्स। आगे देखते हैं 52वां क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हेमंत सोरेन, एक बार फिर से बन गए झारखंड के नए मुख्यमंत्री। 52वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंपाई सोरेन इसके पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन 13वें चीफ मिनिस्टर बने झारखंड के। गवर्नर है वहां पे सीपी राधाकृष्णन। 53वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, इन दोनों को ही अपॉइंट किया गया है डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, इन्होंने अपॉइंट किया है टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर को, इन दोनों को डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी हाल ही में इन्होंने अपॉइंट किया है। तो अभी टोटल 4 डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं। 2 तो हो गए टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, बाकी के जो 2 हैं वो हैं पंकज कुमार सिंह और दत्तात्रेय दत्ता पडसालगीकर। ये दोनों भी डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इसके अलावा राजेंद्र खन्ना, जो पहले डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, अब बन गए हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आगे देखते हैं 54वां क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये बने हैं विक्रम मिस्री। 54वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो विक्रम मिस्री हैं, ये भी पहले डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। अब ये बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी और ये सक्सीड करेंगे विनय क्वात्रा को। मतलब इसके पहले विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो अब विनय मोहन क्वात्रा क्या बन गए हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं यूएसए में?
तो ये बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा, जो कि पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे। 55वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विनय कुमार जो हैं ये रसिया में इंडिया के एम्बेसडर हैं। इसके अलावा विक्रम दोराई स्वामी ये यूके में इंडिया के हाई कमिश्नर हैं। और अभय ठाकुर जो हैं वो म्यांमार में इंडिया के एम्बेसडर हैं। तो ये सारे आप लोग पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। तो ये सक्सीड करेंगे, विनय मोहन क्वात्रा सक्सीड करेंगे तरनजीत सिंह संधू को, क्योंकि पहले तरनजीत सिंह संधू इंडिया के एम्बेसडर थे यूएसए में। 56वां क्वेश्चन देखते हैं, सूरीनाम में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो वहां बनाए गए हैं सुभाष कुमार गुप्ता। बाकी आप तीनों जानते हैं, ये यूएसए में है, ये रूस में है जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और ये यूके में है। आगे हम लोग देखते हैं 57वां क्वेश्चन, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नए डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स के कौन बने हैं? ये बने हैं विक्रम लखेरा। इसके पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नैयर। तो 57वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ मतलब डायरेक्टर जनरल्स अगर हम लोग देखें जो पिछले कुछ महीनों में जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, तो नितिन अग्रवाल ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। दलजीत सिंह चौधरी ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं। सीआरपीएफ के हैं अनिश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के हैं नीना सिंह जी, जो कि पहली महिला महानिदेशक बनी है सीआईएसएफ के। आईटीबीपी के हैं राहुल रासगोत्रा। एनडीआरएफ के हैं पीयूष आनंद। एनएसजी के हैं नलिन प्रभात। नए आर्मी चीफ जो बने हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और वाइस चीफ जो बने हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ये सारे अपॉइंटमेंट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। 58वां देखते हैं, वह यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये है मनोज सोनी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया यूपीएससी के चेयरमैन पोस्ट से। 58वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले थे प्रदीप कुमार जोशी। तो यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सैनी ने कुछ पर्सनल रीजन बताकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया यूपीएससी के चेयरमैन से, और इनका कार्यकाल मई 2029 में पूरा होता, मतलब लगभग 5 साल पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सक्सीड किए थे प्रदीप कुमार जोशी को, लेकिन खैर अभी यूपीएससी के कोई भी चेयरमैन नहीं है। पहले चेयरमैन थे सर रॉस बारकर, 1926 में बने थे। अब तक यूपीएससी के 32 चेयरमैन रह चुके हैं। 59वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने हैं? तो 2 बने हैं, एक जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और एक बने हैं जस्टिस आर महादेवन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनको शपथ किसने दिलवाया। तो ये दिलवाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो कि हैं DY चंद्रचूड़, मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ये पहले जज हैं मणिपुर राज्य से। एपेक्स कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये पहले जज हैं। 70 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, और पहली बार ऐसा हुआ है कि मणिपुर से कोई जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जिनका नाम है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। और इसके अलावा हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि इन दोनों के अपॉइंटमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 34 जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इनका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो पूरा हो चुका है। मतलब टोटल 34 जज ही रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल के अनुसार, और 34 के 34 जजों की नियुक्तियां फुल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी 34 जज है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं 60वां, हाल ही में शील नागू किस उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये चीफ जस्टिस बने हैं किस हाई कोर्ट के? तो वो हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। 60वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जस्टिस शील नागू इसके पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे। 61वां, हाल ही में गुरमीत सिंह संधावलिया ये किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये बने हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं गुरमीत सिंह संधावलिया। 61वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 62वां देखते हैं, हाल ही में विद्युत रंजन सारंगी ये किस उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये झारखंड हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं। 60वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो विद्युत रंजन सारंगी इसके पहले उड़ीसा हाई कोर्ट में ये जज थे, अब ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। अगर बात करें पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन है, तो ये हैं के विनोद चंद्रन।
आगे देखते हैं 63वां, हाल ही में FATF की अध्यक्ष कौन बनी है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्ष बनी है एलिसा डे एंडा मैड्राजो, ये अध्यक्ष बनी है। और अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट तो वो हैं जेरेमी विल, ये हैं वाइस प्रेसिडेंट है FATF की। आगे देखते हैं एलिसा डे एंडा मैड्राजो, ये मैक्सिको की हैं और इन्होंने प्रेसिडेंसी को अज्यूम किया है। किसके प्रेसिडेंसी को? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रेसिडेंसी को। अब FATF है क्या? ये ग्लोबल फाइनेंशियल वॉच डॉग है। दुनिया भर में जो मोटे पैसों का लेन देन होता है उस पर इसकी नज़र रहती है। मेनली इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब काले धन को सफ़ेद करने का जो बिजनेस होता है उसको रोकना, और टेररिज्म फाइनेंस जहाँ से होता है, मतलब आतंकवादियों को जो फंडिंग होता है उस पर इसका नज़र होता है। अब ये जो FATF है ये इनिशिएटिव है G7 कंट्रीज़ का। G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से देश हैं? US, UK, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस। FATF को फाउंड किया गया था 1989 में। FATF का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। आगे देखते हैं 64वां, उर्सुला वॉन डेर लियेन, ये फिर से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये किस देश से हैं? उर्सुला वॉन डेर लियेन, ये जर्मनी से हैं। 64वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने लगातार दूसरा टर्म ये जीती हैं, 5 सालों के लिए अब ये रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे यूरोपियन कमीशन की। चांसलर है जर्मनी की ओलाफ स्कोल्स। 65वां क्वेश्चन, यूरोपीय संसद की अध्यक्ष दोबारा से कौन चुनी गई हैं? यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट ये दोबारा से चुनी गई हैं रॉबर्टा मेट्सोला। 65वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 66वां देखते हैं, CSIR मतलब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी महानिदेशक कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है? तो CSIR के जो डायरेक्टर जनरल है वो है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। 66वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इनका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया है 2 सालों के लिए। तो कलाई सेल्वी जो है ये पहली महिला थी जो कि इस पोस्ट पे अपॉइंट की गई थी अगस्त 2022 में। अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2 सालों के लिए। अब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं CSIR के, ठीक उसी तरीके से जैसे ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। आगे देखते हैं 67वां, हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन मतलब NBDA के नए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? किनको चुना गया है NBDA के नए अध्यक्ष के रूप में? तो वो हैं रजत शर्मा, इनको बनाया गया है। 67वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो रजत शर्मा हैं ये चेयरमैन और एडिटर इन चीफ हैं इंडिया TV के, ये सक्सीड करेंगे अविनाश पांडे को। 68वां, BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रॉबर्ट जे रवि। 68वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये सक्सीड करेंगे श्री प्रवीण कुमार पुरवर को। 69 देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज मित्तल जी, और इन्होंने सक्सीड किया है S रमन को, इन्होंने सक्सीड किया है। तो 69 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सिडबी को सेटअप किया गया था अप्रैल 1990 में पार्लियामेंट के कानून के द्वारा। अब सिडबी है क्या? तो जो MSME सेक्टर है, MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो MSME सेक्टर के प्रमोशन में, फाइनेंस में, डेवलपमेंट के लिए जो सबसे प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सिडबी ही है। अब MSME सेक्टर के मंत्रालय इस बार किसके पास है? तो ये है जीतन राम मांझी जी के पास, जो कि बिहार की एक पार्टी है हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके ये लीडर हैं जीतन राम मांझी, उन्हीं के पास इस बार MSME सेक्टर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, फेडरल बैंक के नए CEO और MD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं KV सुब्रमण्यम मतलब कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। 70 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 71, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के नए महोत्सव निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? फेस्टिवल डायरेक्टर कौन बने हैं? IFFI के मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के। तो ये नियुक्त किए गए हैं शेखर कपूर जी, जो कि बहुत फेमस मूवीज ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे बैंडिट क्वीन हो गया, इसके अलावा मिस्टर इंडिया हो गया। तो 71 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं, सुजाता सौनिक
ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है ये महाराष्ट्र राज्य की। 72 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले जनवरी 2024 में राधा रतूड़ी बनी थी, फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ये बनी थी उत्तराखंड की। तो ये दोनों ही अपॉइंटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 73 शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 निम्न में से किस देश में ये आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। 73 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। SCO समिट 2024 वहीं पे ये आयोजित की गई थी। तो ये कजाकिस्तान की कैपिटल अस्थाना में आयोजित की गई थी। 74 हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? पहले इसमें 9 मेंबर्स थे, अब यहाँ पे 10 हो गए, तो 10वां कौन बना है? तो ये बना है बेलारूस। 74 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। SCO जो है वो सक्सेसर है शंघाई 5 का। मतलब पहले शंघाई 5 था जिसका गठन 1996 में हुआ था और 5 देश थे। चाइना, जिसका पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजिकिस्तान। पहले यही 5 थे जिनको शंघाई 5 कहा जाता था। तो 24वां समिट जो है हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, वो आयोजित हुआ था कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। बेलारूस जो है SCO का सबसे नया मेंबर है, मतलब 10वां मेंबर है। अभी टोटल 10 मेंबर है SCO में। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, जो कि शंघाई 5 था पहले। बाद में 5 देश और जुड़ गए, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अभी जो लेटेस्ट जुड़ा है 10वां वो है बेलारूस। टोटल 10 मेंबर है SCO में। 75वां देखते हैं, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? ये हुई जापान में। 75 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA। अब क्या है, फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी मीटिंग थी, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर उसमें भाग लिए। US में जो फॉरेन मिनिस्टर होता है उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो है एंटनी ब्लिंकन। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग और जापान के फॉरेन मिनिस्टर कामिकावा योको, इन चारों ने ही इस बैठक में हिस्सा लिया था, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आगे देखते हैं 76 हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? पहले 4 थे, 5वां बन गया है बांग्लादेश। 76 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो 8वां जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का जो मीटिंग था, जो कि मॉरिशस में हुआ और ये वर्चुअली लोगों ने अटेंड किया, इसमें बांग्लादेश को ऑफिशियली 5वें मेंबर स्टेट के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई। पहले के 4 कौन कौन से हैं? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स। आगे देखते हैं 77वां, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है? अफ्रीकी देश 10वां बना है, यह है आइवरी कोस्ट। 77 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी तीनों ऑप्शन हैं ये भी जल्द ही संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन से जुड़ने वाले हैं। तो कोस्ट डी आइवर, जो कि आइवरी कोस्ट का दूसरा नाम है, ये 53वां देश बना है ओवरऑल और 10वां अफ्रीकी देश बना है 1992 के UN वाटर कन्वेंशन को शामिल होने वाला। अब इस कन्वेंशन के तहत करना क्या है, जो भी पार्टीज होंगे, मतलब जो भी राष्ट्र इसके पार्टीज हैं, उनको क्या करना है, कोऑपरेट करना है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर्स में। मतलब आपके बाउंड्री के बाहर जो वाटर्स हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए सस्टेनेबली आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, मतलब हेल्प करना है। 78 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। 78 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे? तो ये जो मलाला यूसुफजई हैं, पाकिस्तान की हैं, ये फेस ऑफ द फाइट बन गई लड़कियों के एजुकेशन के लिए, जब इन्होंने तालिबान का जो एक आदेश था उसको इन्होंने डिसओबे किया, मतलब नहीं माना। तो तालिबान का आदेश क्या था? तालिबान का आदेश था कि लड़कियां स्कूल में नहीं जाएगी पाकिस्तान में, बट उसको इन्होंने नहीं माना, इसके बदले इन्होंने गोली भी खाई। तो इसीलिए उस दिन को उसी दिन से मनाया जाने लगा ये मलाला डे। तो ये पहली बार इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की गई 8 अक्टूबर 2012 को, लेकिन बाद में फिर इंटरनेशनल मलाला डे ये हर साल 12 जुलाई 2013 से शुरुआत हुआ था पहली बार मनाना, लेकिन उसके बाद से हर साल 12 जुलाई को मनाया जाने लगा इंटरनेशनल मलाला डे। और इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में फीमेल एजुकेशन के लिए एडवोकेट करने के लिए। इसके साथ साथ इंडिया के कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला था नोबेल पीस प्राइज 2014 में, और पाकिस्तान से मलाला यूसुफजई को मिला था और इंडिया से कैलाश सत्यार्थी को मिला था। 79 देखते हैं, कारगिल विजय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है?
तो कारगिल विजय दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 जुलाई को हर साल। 79 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कारगिल वार ये ऑफिशियली खत्म हुआ था 25 साल पहले 26 जुलाई 1999 को, इसीलिए 26 जुलाई को हर साल कारगिल डे मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बाद में एक वॉर के रूप में बदल गया, जब पाकिस्तान से कुछ मतलब आतंकवादी कहिए या वहाँ की सेना कहिए, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके वो लद्दाख में आ गए, मतलब कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख के जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ये लोग आ गए। तो उसके बाद से इंडियन मिलिट्री जो है उन्होंने ऑपरेशन विजय, एक कोड नेम था इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन का, ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया। और मतलब उसके रिस्पांस में जो लोग वहाँ से घुस गए उसके रिस्पांस में, और फिर इंडियन एयरफोर्स ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ताकि जिस जिस पोस्ट पर उन्होंने कब्जा किया उसको वापस छुड़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है? तो वो दिवस है जब इमरजेंसी लागू किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और वो है 25 जून। 80 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब से 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 81, विश्व जनसंख्या दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को हर साल। 81 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए मनाया जाता है ताकि एक अवेयरनेस फैलाया जा सके ग्लोबल पॉपुलेशन का जो इशू है उसको लेकर। इस साल का जो थीम था वो था लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 82, हाल ही में किस वायरस से गुजरात में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है? उस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस, क्योंकि पहली बार ये एक चांदीपुरा गांव में इस वायरस को देखा गया था। 82 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 83, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। 83 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई बुक्स जो इस साल काफ़ी चर्चा में रही, उसमें से कुछ के नाम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ट अ मशीनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, ये फॉर्मर जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं दुव्वूरू सुब्बा राव, उनको द्वारा ये लिखा गया। जमशेदजी टाटा, पावरफुल लर्निंग ऑफ फॉर कॉरपोरेट सक्सेस, ये लिखा गया आर बालाकृष्णन और हरीश भट्ट के द्वारा। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये लिखा गया कल्पना किल्लावाला के द्वारा। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसके बारे में है ये लिखा गया टिम वॉकर के द्वारा। महानेता, लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री वेंकैया नायडू, ये लिखा गया श्री संजय किशोर के द्वारा। मनोज वाजपेयी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये लिखा गया पीयूष पांडे के द्वारा। आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये ऑटोबायोग्राफी आर अश्विन की, जो कि इन्होंने मिलकर साथ में लिखा है सिद्धार्थ मोंगा के। द विनर्स माइंडसेट, ये लिखा गया शेन वॉटसन के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। एड फाइंड्स अ होम, ये लिखा गया आलिया भट्ट के द्वारा। 84, हाल ही में किताब विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 जारी हुई है। यह किताब किसके भाषणों का एक संकलन है? तो यह संकलन है द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का। 84 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंपाइलेशन है 75 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट स्पीच रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पहले साल के कार्यकाल का, उसका एक संकलन है। अब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसके ई बुक को लॉन्च किया है या रिलीज़ किया है। 85, सीआरपीसी के किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अब अपने पतियों से गुजारा भत्ता मांग सकती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सेक्शन 125 जो कि सीआरपीसी का है उसके तहत मुस्लिम महिलाएं भी अब अपने पतियों से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं जो कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं। अब ये रूलिंग कब आया? तो ये आया, एक केस था मोहम्मद अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, उसी में ये रूलिंग आया है कोर्ट का। 86, हाल ही में केंजा लैली ये दुनिया की पहली मिस एआई बनी है। यह किस देश से हैं? ये मोरक्को से हैं। 86 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 87, हाल ही में हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए हादसे में 120 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। हाथरस जगह जो है ये किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे सत्संग के दौरान भगदड़ मची और 120 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। 87 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3 जुलाई 2024 को हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए भगदड़ की जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? वही भगदड़ में जो 120 लोगों की मृत्यु हुई है उसके जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बना है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। 88 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
तो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं ये, और ये इस कमीशन को हेड करेंगे। और इस कमीशन को ये टास्क दिया गया है कि आपको इस इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने के अंदर ही इसका रिपोर्ट जमा करना है। 89 देखते हैं, सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल निम्न में से किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा। 89 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला सीएनजी पावर्ड मोटर बाइक, जिसका नाम रखा गया है बजाज फ्रीडम 125। अब ये जो बाइक है ये पेट्रोल पे और सीएनजी दोनों पे चलेगी, और सिर्फ एक स्विच से ये शिफ्ट कर जाएगी सीएनजी से पेट्रोल में और पेट्रोल से सीएनजी में। अब क्या है कि सीएनजी पावर्ड कार्स तो हमारे पास बहुत समय से है, 1 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन ये दुनिया, भारत ही नहीं दुनिया में जो है पहली मोटरसाइकिल है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, मतलब सीएनजी से एक मोटरसाइकिल चलेगी, ऐसा पहली बार हो रहा है। आगे देखते हैं 90, हाल ही में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो वो देश है मॉरिशस। 90 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इनका 2 दिन का विजिट था मॉरिशस में। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ये मॉरिशस गए थे 2 दिन की यात्रा पे। वहाँ इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया के पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र का मॉरिशस में। अब मॉरिशस के बाद नेपाल भी चाहता है कि भारत सरकार उसकी हेल्प करे जन औषधि केंद्र नेपाल में खोलने के लिए। इससे क्या होगा, वहाँ के जो लोग हैं उनको लो कॉस्ट मेड इन इंडिया जेनरिक मेडिसिन का उनको लाभ मिलेगा, जो कि बहुत ही सस्ती होती है जेनरिक मेडिसिन। 91 देखते हैं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? ये किया गया है महाराष्ट्र में। 91 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये है क्या? ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है महिलाओं के लिए, वैसी महिलाएं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और जिनका एज ग्रुप जो है वो 21 से 60 के बीच में है, उनको हर महीने 1500 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 92 देखते हैं, लड़का भाऊ योजना मतलब लाडला भाई योजना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भी महाराष्ट्र के द्वारा ही लॉन्च किया गया, क्योंकि जो उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा स्कीम निकाला तो पुरुष भी चाहते थे कि हमारे लिए भी रहे, इसीलिए इन्होंने निकाला है लाडला भाई योजना। तो यह है महाराष्ट्र सरकार की योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, वहाँ के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, मतलब लाडला भाई योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत मेल स्टूडेंट्स जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? क्लास 12 अगर कंप्लीट किए हैं तो 6000 पर मंथ, अगर डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं तो 8000 पर मंथ, अगर ग्रेजुएट है तो 10,000 पर मंथ। यहाँ पे एक जीरो हटा दीजिएगा, 10,000 पर मंथ। अब लेकिन वो ये स्टाइपेंड जो है ये तभी रिसीव करेंगे जब वो कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग में है। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठकर फ़ोन चला रहे हैं तो उनको ये पैसा दिया जाएगा। अगर वो ऑन जॉब ट्रेनिंग में है तो उनको ये पैसा दिया जाएगा। अब इसके बाद वहाँ के जो सीएम है उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि लाडला भाई योजना जो है ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। हालांकि जो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है ये स्पेशली महिलाओं के लिए है, लेकिन लाडला भाई योजना स्पेशली पुरुषों के लिए नहीं है। 93, हाल ही में राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना 93 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इस स्कीम से प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को, जो या तो EWS से हैं या BC से हैं या शेड्यूल्ड कास्ट से हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। अगर वो UPSC का प्रीलिम्स परीक्षा पास किए हैं 2024 का तो उनको 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अब ये इसलिए किया जाएगा ताकि चाहती हैं उस राज्य की सरकार कि वहाँ पे सिविल एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है वो बढ़े। 94 देखते हैं, निम्न में से किस परीक्षा के छात्रों की सहायता के लिए निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है UPSC के छात्रों की सहायता के लिए। 94 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर जो है कोल एंड माइंस के श्री जी किशन रेड्डी, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। और इसका नाम अगर आप यहाँ पे देखें, निर्माण का फुल फॉर्म क्या है, निर्माण पोर्टल में जो निर्माण है उसका फुल फॉर्म है
नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। जो प्रीलिम्स निकाले हैं उनके लिए है, लेकिन ये जो योजना है ये लाया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि हम लोग सिर्फ मेरिटोरियस यूथ को देंगे और साथ ही साथ सिर्फ वहीं के यूथ को देंगे जहाँ पे हम लोग ऑपरेशनल है। मतलब जिस जिस जिले में कोल इंडिया लिमिटेड है, ऐसे कितने ज़िले हैं, टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट्स में कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो वहाँ पे फैला हुआ है, वहाँ पे उनका बिजनेस, तो सिर्फ वहाँ के स्टूडेंट्स को ही देंगे। और साथ ही साथ कुछ और शर्तें हैं कि 1 लाख रुपए तो देंगे, लेकिन तभी देंगे जब वो जो लड़का है उसकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से सालाना कम है, और वो शेड्यूल्ड कास्ट से है या शेड्यूल्ड ट्राइब से है या तो वो महिला है या तो थर्ड जेंडर है, तो ही हम उनको इस योजना से लाभ देंगे। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। पहला तो यही है कि जहाँ जहाँ कोल इंडिया है 39 डिस्ट्रिक्ट्स में वहीं वहीं इस योजना को लागू किया जा रहा है, बाकी कहीं पे नहीं किया जा रहा है। आगे देखते हैं 95 NTR भरोसा पेंशन योजना। इसका ये जो है ये किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। 95 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ के जो आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब इसमें है क्या कि सारे पेंशन्स को बढ़ाए गए हैं, ओल्ड एज पीपल के लिए हो, विधवाओं के लिए हो, बुनकरों के लिए हो, टॉडी टैपर्स के लिए हो, फिशरमैन के लिए हो, सिंगल वीमेन के लिए हो, ट्रेडिशनल कोबलर्स के लिए, तो उनके लिए जो 3,000 था वो कर दिया गया है 4,000। अब क्या है, जो डिजेबल्ड हैं, मल्टी डिफॉर्मिटी लेप्रोसी पेशेंट है, उनका 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। जो फुल्ली डिसेबल्ड लोग हैं उनका 5,000 से बढ़ा के सीधा 15,000 कर दिया गया है। अब जो क्रॉनिक डिजीजेस से जूझ रहे हैं, मतलब किडनी की बीमारी से, उनका 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। तो टोटल 4408 करोड़ उस दिन बांटे गए पेंशन्स के रूप में। कितने लोगों में? लगभग 65 लाख लोगों में। और टोटल 28 डिफरेंट कैटेगरी के जो बेनिफिशियरी थे वो अवेलेबल थे। अब सीएम ने इसके साथ साथ और भी कहा है कि वो एक अम्मा कैंटीन राज्य में शुरू करेंगे। ये इनका पॉल प्रॉमिस था, मतलब चुनाव में इनके वादे थे, जिसमें 5 रुपये में आपको खाना दिया जाएगा। 96 मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो वो शहर है हांगकांग, पहले पे है। 96 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे है सिंगापुर, तीसरे पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया का वियना। तो ये क्या है, मर्सर का जो रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट, उसमें हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे है। किसके लिए? इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए 2024 के अनुसार। अब लोवेस्ट लिविंग कॉस्ट सिटीज़ कौन कौन सा है? इस्लामाबाद है, लागोस है और अबूजा है। अदर सिटीज़ की बात करें तो शंघाई जो है वो 23वें पे है, बीजिंग 25वें पे है, कराची 222वें पे है ना। इंडिया की बात करें तो मुंबई 136 पे है, दिल्ली 165 पे है, चेन्नई 189 पे है। अब अगर दुबई की बात करें तो दुबई 15वें नंबर पे है। किस चीज़ की बात हो रही थी यहाँ पे? कौन सा शहर महंगा है उसके हिसाब से रैंकिंग थी। 97 देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बना है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार तो वो शहर है ऑस्ट्रिया का वीना। 97 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो ये रिपोर्ट जारी करती है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसको जारी करती है, जिसमें 173 जो मतलब दुनिया भर में जो अलग अलग शहर है उन पे ये सर्वे किया जाता है। और उसके बाद जो है 30 इंडिकेटर्स पे देखा जाता है, जिसमें स्टेबिलिटी है, हेल्थ केयर है, कल्चर है, इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे 30 इंडिकेटर्स पे देखा जाता है। 98 देखते हैं। 22वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन किस देश में हुआ? तो ये हुआ रूस में। 98 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मॉस्को गए थे 8 जुलाई को। इनका 3 दिन का ऑफिशियल विजिट था रूस में और उसके बाद ऑस्ट्रिया में। आगे देखते हैं 99। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रसिया का, मतलब रूस का। 99 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग देशों के। तो ये जो अवार्ड इनको फिलहाल मिला है फ्रांस का, तो उसका अनाउंसमेंट 2019 में ही हो गया था, अभी बस इनको दिया गया है। तो बाकी के जो अवार्ड हैं सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट, वो आप यहाँ पे
देख सकते हैं। 100वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो ये है रिम ऑफ द पैसिफिक। 100वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज, ये यूएस के हवाई में ये हुआ। इसमें 29 देशों ने पार्टिसिपेट किया, 40 सरफेस शिप्स ने पार्टिसिपेट किया, 3 सबमरीन ने, 14 नेशनल लैंड फोर्सेस ने, लगभग 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स ने और लगभग 25,000 से ज़्यादा पर्सनल जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे रिमपैक में। इंडियन नेवी ने अपना आईएनएस शिवालिक को इसमें भेजा था। क्वेश्चन नंबर 101, मैत्री अभ्यास भारत और किस और देश के बीच में होता है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। 101 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 102, नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भारत और किस और देश के साथ में होता है? नोमैडिक एलिफेंट, तो ये होता है भारत और मंगोलिया के बीच में। 102 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया और मंगोलिया का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इस बार 16वां था और वो हुआ था भारत के मेघालय में। 103, हाल ही में पिच ब्लैक अभ्यास ये किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। 103 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसको होस्ट किया गया रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। 104, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में कुल कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए? तो ये किए गए कुल 10 कीर्ति चक्र दिए गए थे। 104 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 10 कीर्ति चक्र दिए, जिसमें 7 जो थे वो मरणोपरांत थे। 26 शौर्य चक्र दिए गए, इसमें भी 7 जो है वो मरणोपरांत थे। अब कीर्ति चक्र क्या है? ये भारत का दूसरा जो है सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और शौर्य चक्र जो है ये तीसरा सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है अशोक चक्र। यह है पहले पे, कीर्ति चक्र है दूसरे पे और शौर्य चक्र है तीसरे पे। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। अब इसमें जो सबसे एक आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल रहा वो ये रहा कि जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के जो थे कैप्टन अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट के 26वें बटालियन में ये थे, तो इनकी मृत्यु हो गई। खैर ये कंट्रोवर्शियल नहीं था। कंट्रोवर्शियल इसके बाद क्या था आप जानते हैं कि उनकी वाइफ को ये अवार्ड मिला और बाद में वाइफ ने अवार्ड और पैसे का रकम दोनों लेकर वो मायके चली गई। ये काफ़ी विवाद में रहा, आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं 105वां, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज निम्न में से किस देश में की गई? तो ये की गई इंडोनेशिया में। 105वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये पेंटिंग जो है लगभग 51,200 साल ये पुराना है, ऐसा माना जा रहा है। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि 3 लोग जो हैं वो एक बड़े से लाल कलर के सुअर को घेर कर खड़े हैं। आगे देखते हैं 106वां, हाल ही में भारत ने अपने स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के युद्ध टैंक जोरावर का अनावरण किया। यह किस संगठन के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस जोरावर टैंक को बनाया गया, जो कि बेहद हल्के हैं वजन में। तो इसको डीआरडीओ ने एक प्राइवेट सेक्टर फर्म एल&टी के साथ मिलकर बनाया है। एल&टी जिसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टॉर्बो। वेट है इसका लगभग 25 टन। इसको डेवलप किया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए, हाई अल्टीट्यूड एरियाज में काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है। डीआरडीओ के चीफ कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। 107वां, भारत के किस संगठन के द्वारा संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। 107 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों किया गया है? ताकि इंडिया के जो सबसे मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन है उसको सरकार जो है वो डेवलप करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया है। तो ये चाहते हैं सरकार की क्विकली और इफेक्टिवली उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए। जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं 112 और अंडर डेवलप्ड ब्लॉक हैं लगभग 500 हैं इस देश में, उनको डेवलप करने के लिए संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया गया। 108वां, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का सबसे प्राचीनतम घोंसला पाया गया है? तो ये पाया गया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। 108 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 109, नन्हे फरिश्ते योजना के तहत किसने पिछले 7 सालों में लगभग 84,119 बच्चों को बचाया है?
तो ये बचाया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब आरपीएफ के द्वारा। 109 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 110 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक जो है वो था चौथा। 110 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। तो ये जो 65वां इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड था ये यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में ये आयोजित किया गया। इसमें पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे थी क्रमशः यूएस, चाइना और साउथ कोरिया। चौथे पे था हमारा प्यारा भारत। 111वां देखते हैं। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत का रैंक क्या था? तो इसमें भी भारत का रैंक चौथा ही था। 111 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये हुआ था सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में। इसमें जो पहले 3 नंबर पे थे, पहले, दूसरे और तीसरे पे, वो थे क्रमशः चाइना, रसिया और रोमानिया। और इंडिया और वियतनाम ये दोनों संयुक्त रूप से चौथे नंबर पे थे। 112वां देखते हैं। हाल ही में लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान जी। 112वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रिसीव करेंगे 77वें लोकार्न फिल्म फेस्टिवल में, जो कि इनको अवार्ड मिला है पार्डो अला कैरेरा एस्कोना लोकार्नो अवार्ड। अब इनको इसलिए मिला गया ताकि इंडियन सिनेमा में जो इनका एक योगदान है, एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर है, उसको कहीं ना कहीं ऑनर करने के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया। 113वां देखते हैं। गांधी मंडेला अवार्ड 2020 जो है ये किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है रिगोबर्टा मेंचू तुमको। 113 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पिछली बार 2019 में यह अवार्ड दिया गया था दलाई लामा को। अब दलाई लामा एक पोस्ट है, ये कोई नाम नहीं है। इनका नाम जो है वो है तेंजिन ग्यात्सो। ये इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ये 14वें दलाई लामा है। तो इनको 2019 में ये गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया था। इस बार दिया गया है रिगोबर्टा मेंचू तुमको। 113 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 114 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनी है पूनम गुप्ता। 114 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनागड़िया। इन्होंने एक 5 सदस्यीय जो है एडवाइजरी काउंसिल बनाया है, जिसको हेड करेंगे पूनम गुप्ता जी। बाकी के 4 मेंबर्स हैं डीके श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बजोरिया। अब ये कमेटी करेगी क्या? तो ये कमीशन जो है ये एडवाइस करेगी टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये कमेटी एडवाइस करेगी। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत, संविधान के आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। अब इसका गठन मेनली इसलिए किया जाता है ताकि जो टैक्स रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो उसके बारे में बताने के लिए इसका गठन किया जाता है। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में और आपस में राज्यों के बीच में किस तरीके से टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा हो उसको लेकर ये जो कमीशन है ये सलाह देती है। 115वां राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसे प्रधान सचिव बनाया गया है? किसके उन्मूलन के लिए? नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है उसके लिए। तो उसके जो प्रधान सचिव बनाए गए हैं वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये ध्यान रखिएगा। 115वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 116वां हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव शुरू हुई। यह रथ यात्रा किस राज्य में होती है? तो एक बहुत ही फेमस रथ यात्रा है, यह होती है उड़ीसा में। 116 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 117 देखते हैं। हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, यह योजना किसने लॉन्च किया? इस योजना को लॉन्च किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 117 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया है जो संस्थान है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ISAR के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब ये करेगा क्या? तो ये बेसिकली ये क्या करेगा? ये रिवॉल्यूशनाइज करेगा किसको? एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेवलपमेंट जो कि इंडिया में होता है उसको ये बिल्कुल ही बदल कर रख देगा। तो इसके तहत सरकार क्या करेगी? ये एक स्पेसिफिक रिसर्च टारगेट करेगी इंडिविजुअल साइंटिस्ट को। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट को ये अलग अलग एक प्रोडक्ट देंगे जिस पे उनको रिसर्च करना है और उसको बेहतर करना है, उस मामले में बेहतर करना है। तो बिल्कुल अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग काम दिया जाएगा। तो इस मामले में बेहतर मतलब रिजल्ट की उम्मीद है। आगे देखते हैं क्या होता है। 118वां हाल ही में हैरी मेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को। 118वां का ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। हैरी मेसी अवार्ड जो है ये दिया जाता है किसी का बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है स्पेस रिसर्च में, तो ये अवार्ड उनको दिया जाता है। तो स्पेस साइंटिस्ट जो है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी, उनको और अनिल भारद्वाज, इनको मतलब ये जो कॉस्पार है मतलब कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च है, वो बुसान साउथ कोरिया में इनको ये अवार्ड दिया गया कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च के द्वारा। अब अनिल भारद्वाज को क्या दिया गया, इनको दिया गया विक्रम साराभाई मेडल से इनको सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं 119वां यूरो कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये जीता है स्पेन ने। 119 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है रनर अप रही इंग्लैंड, ये रही रनर अप, और ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था जर्मनी में। ये होस्ट जो है यूरो कप 2024 की वो थी जर्मनी, जीता गया स्पेन के द्वारा। तो 2024 का जो यूफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसको यूएफा यूरो 2024 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये 17वां यूफा यूरोपियन चैंपियनशिप था। होस्ट थी जर्मनी। डेब्यू कंट्री इस बार पहली बार खेली थी वो थी जॉर्जिया। टॉप स्कोरर रहे हैरी केन जो कि इंग्लैंड के हैं, और बेस्ट प्लेयर रहे रॉड्रिगो जो कि स्पेन के हैं। आगे देखते हैं 120वां सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना, तो पहला भारतीय राज्य बना राजस्थान। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला 120वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 121 देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ के द्वारा गो विद द ट्रीज अभियान ये किस जगह शुरू किया गया है, तो ये किया गया कहाँ पे, श्रीनगर में ये शुरू किया गया। 121 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 122 हाल ही में हाथियों की किस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये है बोर्नियो एलिफेंट को किया गया है। 122 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 123 देखते हैं हाल ही में 12वें विश्व हिंदी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये थे डॉक्टर उषा ठाकुर जी, इनको सम्मानित किया गया 12वें विश्व हिंदी पुरस्कार से। 124 हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में, इसका उद्घाटन किया गया है। 124 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 125 नेशनल मेडिकल कमीशन मतलब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन ये कौन बने हैं, ये बने हैं BN गंगाधर जी। 125 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 126वां क्वेश्चन देखते हैं एयर इंडिया के द्वारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है अमरावती में। 126 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमरावती अब सिर्फ जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसके पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, कौन सी थी, ये थी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की भी राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन अब ये सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रह गई है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन गई है अमरावती। आगे देखते हैं 127 भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ये इसकी शुरुआत किस जगह पर की गई है, ये की गई है मिजोरम की राजधानी ऐज्वल में। 127 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो राजधानी है ऐज्वल, यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। 128वां देखते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग शिंकुन ला सुरंग, इसका निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा, तो इसका निर्माण किया जाएगा लद्दाख में। 128 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और आप लोग टनल ध्यान रखिएगा, सेला टनल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं शिंकुन ला सुरंग की। तो इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा BRO के द्वारा मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा टनल होगा शिंकुन ला पास के ऊपर, जिसकी ऊंचाई लगभग है 16,580 फीट। ये कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। इसकी लंबाई होगी 4.1 किलोमीटर और लागत होगा 1681 करोड़ लगभग। आगे देखते हैं 129वां हरेला पर्व किस भारतीय राज्य में ये मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। 129 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 130वां खर्ची पूजा त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। 130 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे यही थे 130 क्वेश्चन। आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग
अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।